आइए एक सवाल से शुरुआत करें। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आसान है, सब जानते हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ये भी आसान होना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के पहले गृह सचिव और भारत के कैबिनेट सचिव कौन थे? यदि आप कोई क्विज प्लेयर हैं तो हो सकता है कि आप जानते हो, वरना आप नहीं जानते होंगे। यह हमारे इतिहास की एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है। हम केवल राजनेताओं को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में देखते हैं, सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स को नहीं। मुझे गलत मत समझिए, नेता सुर्खियों के पात्र हैं, उनके बिना यह अधिकांश संभव नहीं होता। लेकिन उन्होंने अकेले हमारे देश का निर्माण नहीं किया, नींव हमारे सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स ने भी रखी। उनमें से कुछ विदेशी थे तो कुछ भारतीय। उन्होंने मंत्रियों और राजनेताओं को सलाह दी, वे दिन प्रतिदिन के मामले हैंडल करते थे। उन्होंने कई प्रणालियां स्थापित की। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आधुनिक भारत के गुमनाम निर्माताओं की कहानी। नमस्कार, मैं अमित राज। हमारी कहानी आज़ादी से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत उससे करीब 200 साल पहले से होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सत्ता पर कब्जा कर रही थी। उन्हें अपने बढ़ते साम्राज्य को चलाने के लिए नौकरशाहों की आवश्यकता थी। इसलिए कंपनी ने सीसीएस यानी कोवेनेंटेड सिविल सर्विस, हिंदी में कहें तो अनुबंधित सिविल सेवा बनाई। लेकिन उस वक्त आपकी योग्यता वास्तव में कोई मायने नहीं रखती थी। कंपनी का डायरेक्टर आपको चुनता था और जिसके बाद उन्हें लंदन के हेलीबेरी कॉलेज में भेजकर प्रशिक्षित किया जाता था और भारत भेज दिया जाता था। लेकिन 1850 आते आते चीजें बदल गई। लंदन में एक सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1855 से नियमित परीक्षाएं होने लगी। यदि आप इसे क्रैक कर लेते हैं तो आपको नियुक्ति मिल जाएगी। और इससे पहले कि आप सोचें कि वाह, ये तो आज के जैसा ही था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। परीक्षाएं केवल लंदन में आयोजित की जाती थी और पाठ्यक्रम अधिकतर यूरोपीय हुआ करता था। इसलिए अधिकांश भारतीयों के लिए यह एक नॉन स्टार्टर था। बहरहाल कुछ ने इस विशिष्ट परीक्षा में सफलता हासिल की। भारतीय सिविल सेवा में प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। उन्होंने 1964 में टेस्ट क्रैक किया था और 3 साल बाद 4 अन्य भी सफल हुए थे। लेकिन ये लोग अपवाद थे, क्योंकि तब सिर्फ ब्रिटिश लोगों को ही प्राथमिकता दी जाती थी। 1883 तक भारतीय सिविल सेवा में केवल 12 भारतीय थे। 1915 में यह संख्या 63 तक पहुंची। बाकी सभी यूरोपीय थे। बड़े पैमाने पर श्वेत नौकरशाही ने 25 करोड़ भारतीयों पर शासन किया। यह अनुचित था, लेकिन फिर आप ब्रिटिश राज्य में उम्मीद भी क्या करेंगे। भारत ने घरेलू स्तर पर आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए लंबे समय तक इंतजार किया। आखिरकार ऐसा 1922 के प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। परीक्षाएं इलाहाबाद में आयोजित की गई। बाद में दिल्ली भी एक केंद्र बन गया। अब ये काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह परीक्षाएं भारतीयों के लिए अब और आसान हो गई थी। अब अधिक भारतीय इसमें शामिल हो सकते थे और अपने ही देश में सिविल सेवक बन सकते थे। आखिरकार उन्होंने इसमें महारत हासिल करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए सुभाष चंद्र बोस, जो कि 1920 बैच के चौथे नंबर पर आए थे, उन्होंने अपने प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट भी किया था। लेकिन अगले ही वर्ष 1921 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और यह हम सभी जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। यही कहानी पुलिस अधिकारियों की भी थी। 1931 तक उनमें से अधिकांश यूरोपीय थे। केवल 20% पद भारतीयों द्वारा भरे गए थे। अब मैंने आपको इतनी लंबी कहानी क्यों बताई? क्योंकि वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए अतीत महत्वपूर्ण है। भारत की सिविल सेवा भारतीयों के लिए नहीं बनी थी, इसे सिर्फ ब्रिटिशों के लिए बनाया गया था। ये यूरोपीय अधिकारी भारत के वफादार नहीं, शाही ब्रिटेन के वफादार थे। जैसा कि किसी ने एक बार जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि ये ना तो भारतीय हैं, ना सिविल हैं और ना ही नौकर। इसलिए आजादी के बाद भी सिविल सेवा ने उन अधिकारियों को बरकरार रखा, कम से कम उनमें से कुछ को तो। आइए 1947 में विभाजन से पहले के भारत को देखें। उस वक्त भारत में 980 सिविल सेवा अधिकारी थे। उनमें से 468 यूरोपीय थे, यानी लगभग 47%। बाकी सभी भारतीय थे। 352 हिंदू, 101 मुस्लिम, 25 भारतीय ईसाई और 13 पारसी और 10 सिख। विभाजन के बाद सेवा का भी विभाजन हो गया। भारत ने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का निर्माण किया और पाकिस्तान ने पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा बनाई। दोनों अभी भी मौजूद हैं। उनके अधिकारी इन नए देशों की रीढ़ बन चुके हैं। भारत में राजनेताओं, खासकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक बात का एहसास हुआ कि आपको सिविल सेवकों की जरूरत है।
उन्होंने संविधान सभा के भाषण में कहा था कि इस प्रशासनिक व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं। यदि आपके पास अच्छी अखिल भारतीय सेवाएं नहीं हैं तो आपका भारत अखंड नहीं होगा। यह आपको बताता है कि वे कितने महत्वपूर्ण थे। हम कहते हैं कि सरदार पटेल ने भारत को एकजुट किया, लेकिन उन्होंने खुद कहा था कि सिविल सेवाओं ने भारत को एकजुट रखा। तो आखिर उन्होंने किया क्या? खैर, भूमिकाएं विभिन्न कार्यों में विभाजित हैं। उनमें से कुछ ने केंद्रीय विभाग, केंद्र सरकार में सचिव या संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया। अन्य लोगों ने न्यायिक पक्ष में मूल रूप से अदालतों में कार्य किया। वे जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने। और अंततः कुछ ने राज्यों में जिला कलेक्टरों या सहायक आयुक्त के रूप में कार्य किया। और इन सब ने भारत की प्रगति के पहियों को चालू रखा। जबकि राजनेताओं ने भव्य योजनाएं बनाई तो इन सिविल सेवकों ने जहाज को खड़ा किया। और यह कोई आसान काम नहीं था। 1947 के बाद अधिकांश यूरोपीय अधिकारी चले गए। वे या तो सेवानिवृत्त हो गए या ब्रिटिश सिविल सेवा में शामिल हो गए, लेकिन मुट्ठी भर यहीं रह गए। जैसे जेपीएल ग्विन, उन्होंने 1968 तक स्वतंत्र भारत के राजस्व बोर्ड की सेवा की। वे भारतीय सिविल सेवा के अंतिम ब्रिटिश नागरिक थे। 1970 के अंत तक इनमें से अधिकांश लोग सेवानिवृत्त हो गए या चले गए। आईसीएस ने आईएएस को रास्ता दे दिया। अंतिम अधिकारी निर्मल कुमार मुखर्जी थे। वे 1980 में कैबिनेट सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए। मुझे लगता है कि भारत के अंतिम आईसीएस अधिकारी थे, जो कि एक युग का अंत था। इनमें से कई अधिकारियों ने हमारे आसपास बहुत सी चीज़ों की नींव रखी। वे चीज़ें जिन्हें हम अब चुनाव की तरह हल्के में लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का पहला आम चुनाव 1951 में हुआ था। इसका संचालन सुकुमार सिंह नामक व्यक्ति ने किया। ये 1921 में भारतीय सिविल सेवा में शामिल हुए थे। चुनाव के दौरान ये पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव थे। उन्हें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। आपको लगता है कि चुनाव अब जटिल हो गए हैं? जरा 1951 की स्थिति की कल्पना करो। देश के लगभग 85% लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो चुनाव कैसे हुए होंगे? प्रतीकों के प्रयोग से। सुकुमार ने पूरी प्रक्रिया पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इससे ये पता चलता है कि इसमें कितना काम हुआ, इसमें कितने लोग शामिल थे। और मैं आपको बता दूं कि दिमाग चकरा देने वाला है। इन चुनावों को संचालित करने के लिए आपको अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग लोगों की आवश्यकता होती है। आपको निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों की आवश्यकता है, वे मतदाता सूची भरते हैं। आपको ऐसे रिटर्निंग अधिकारियों की आवश्यकता है जो नामांकन लें और परिणाम घोषित करें। ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है जो मतदान केंद्रों के प्रभारी होंगे। 1951 में यह सब सिविल सेवकों द्वारा किया गया था। 1600 से अधिक पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किए गए। मुख्यतः कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर आदि थे। लगभग 1200 को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था। ये कमिश्नर और कलेक्टर थे। भारत में 1,32,000 से अधिक मतदान केंद्र थे 1951 में। इनका प्रभारी कौन होगा? सुकुमार सेन और उनकी टीम ने एक समाधान निकाला कि सिर्फ सरकारी कर्मचारी जिनकी सैलरी 60 रुपए या उससे ज़्यादा है, और अगर ये लोग भी कम पढ़ते हैं तो टीचर्स को बुलाया जाएगा। यहाँ तक कि आज भी भारत इस प्रणाली का पालन करता है। यह भारत के सिविल सेवकों द्वारा लिया गया एक बुद्धिमानी वाला निर्णय था। उन्हें समझ आया कि पहला चुनाव कितना महत्वपूर्ण था, इसमें गैर अधिकारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार एक मिसाल कायम की गई। 3 लाख से अधिक पुलिस अधिकारी भी तैनात किए गए थे। हमने चुनाव पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि यह भारत के लोकतंत्र की धड़कन है। यदि हम 1951 में असफल हो गए होते तो कुछ कहा नहीं जा सकता था कि क्या होता। कई अखबारों ने इसे बहुत बड़ा जुआ बताया, लेकिन इसका फल मिला, और इसके लिए हमारे सरकारी कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं। कलेक्टर, कमिश्नर, तहसीलदार, कई गुमनाम चेहरे। यदि आप भारत के 1951 के चुनावों को गूगल पर खोजें तो उनमें से कोई भी सामने नहीं आएगा। ये सब राजनेताओं और उनकी पार्टियों के बारे में है। मुझे लगता है कि ये अब भी नहीं बदला है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें विशेष रूप से अब याद रखें और उनका सम्मान करें। सिविल सेवाएं आज लगातार आलोचना के घेरे में हैं। नौकरशाही शब्द वास्तव में नकारात्मक हो गया है। ये लगभग बाधाओं का पर्याय है। शायद हम बहुत अधिक कठोर हैं, या फिर हमारे सिविल सेवक भी अपने रास्ते से थोड़ा भटक गए हैं। जबकि उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी थी और उन्होंने एक खूनी विभाजन और एक नए राष्ट्र के जन्म की अध्यक्षता की। उन्होंने राजनयिकों और राजदूतों के रूप में दुनिया की यात्रा की। वे सिविल सेवक सिर्फ पहिए नहीं थे जिन पर भारत आगे बढ़ा, वे भी ऐसे इंजन थे जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर उन गुमनाम नायकों का सम्मान करें। तो
कैसा लगा आपको हमारा ये टॉपिक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।